तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉरर नुआ नाम की एक हॉरर मूवी को, जो कि एक एंथोलॉजी हॉरर मूवी है जिसके अंदर 6 अलग अलग हॉरर कहानियां दिखाई गई हैं जो कि ब्लैक हॉरर के ऊपर हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार हुए थे उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। यहाँ पर हर कहानी के अंदर कुछ ना कुछ चीजें हमको देखने को मिलती रहेंगी। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि इसका पार्ट 1 मेरे दूसरे चैनल यानी कि गोस्ट सीरीज के ऊपर है, तो अगर आपने वो जाकर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो, अदरवाइज आपको यहाँ पर कनेक्शन ठीक से समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो चौथी कहानी का नाम है फ्यूग स्टेट और कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आर्थर और शार्लेट को, जहां पर आर्थर एक ऑथर था और शार्लेट एक ब्लॉगर होती है। आर्थर कल्ट जैसी चीजों पर रिसर्च कर रहा था अपनी नेक्स्ट बुक और इंटरव्यू के लिए ऑन CNN। आर्थर शार्लेट को थर्ड वे नाम की एक सेरेमनी का पोस्टर दिखाता है जिसको रेवरेंड पाइक ऑर्गेनाइज कर रहे थे और आर्थर उस सेरेमनी में जाने वाला था अपनी रिसर्च के लिए। शार्लेट अब अपनी एक दोस्त जाया से बात करती है और वो उसको बताती है कि उस पर और उसके हस्बैंड देवेश पर अटैक हुआ था, जहां पर अटैकर्स ने अपने फेस पर रेड पेंट किया हुआ था। अब शार्लेट इनसे बचने के लिए एक मैप पर मार्क कर लेती है जाया की बताई हुई जगह पर, ताकि वो सेफ रह पाए और जाया को हौसला देकर अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ आर्थर अब पाइक की सेरेमनी में होता है और यहाँ पर लोग अजीब तरह से चिल्ला रहे थे, डांस कर रहे थे और आर्थर सब चीजें नोट डाउन करता जा रहा था। लेकिन तभी उसकी आंखों पर एक लाइट आती है और वो हिप्नोटाइज जैसा होने लगता है। अब वो घर पर आता है और काफी अजीब बिहेव वो कर रहा था और शार्लेट को ये समझ नहीं आता कि उसे हुआ क्या है। कहानी अब 4 महीने आगे जाती है और अब आर्थर कई बार रात को घर से कहीं जाता था बिना बताए। दिन बीतते गए और आर्थर अब अपने काम को लगभग भूल चुका था, यानी कि अपनी किताब को भूल गया था। वो पाइक के रिकॉर्डेड सेशन सुनता रहता था और हमेशा पाइक के चर्च में जाया करता था। जी हाँ, उसका एक चर्च भी था। एक दिन शार्लेट उससे बोलती है कि वो इतना कैसे बदल गया और पाइक को वो क्यों सुनता रहता है, क्योंकि वो एक फ्रॉड है। और ये सुनकर आर्थर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो एक बिलीवर है और पाइक के बारे में वो कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। साथ ही साथ वो शार्लेट को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, लेकिन रुक जाता है। शार्लेट के नेबर्स घर आते हैं इस आवाज को सुनकर और वो बोलती है कि सब कुछ ठीक है, बस आर्थर थोड़ा परेशान है। अब वो लोग बात करने लगते हैं और नेबर्स बताते हैं कि वो पहले पाइक के पास जाया करते थे, लेकिन एक दिन पाइक का एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया। कोमा से बाहर आने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गया था और थर्ड वे नाम की किसी चीज के बारे में बात करने लगा। साथ ही वो ऐसी बातें बोलता था जो उन लोगों को पसंद नहीं आती थी और वो गलत गलत काम करने को बोला करता था। साथ ही साथ वो लोगों के मन में जहर घोलता रहता था, इसलिए उन्होंने उसका चर्च छोड़ दिया। यानी कि ये बंदा पहले सही था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद में इसको कुछ हुआ था जिससे कि वो ये सारे काम करने लगा जो कि काफी गलत थे। अब वो दोनों ही अपने घर चले जाते हैं और शार्लेट आर्थर के साथ चर्च जाने का डिसाइड करती है और ये देखने के लिए कि आखिर वहां पर होता क्या है। अब तभी हम उन नेबर्स के घर पर आते हुए 2 लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने चेहरे के ऊपर रेड पेंट किया हुआ था। इधर शार्लेट आर्थर के साथ पाइक के चर्च में आई हुई थी और वहां पर वो देखती है कि पाइक के फॉलोअर्स उसकी हर एक बात मानते हैं। और तभी वहां पर शार्लेट की नेबर आती है और बोलती है कि पाइक ने उसके हस्बैंड को मार दिया है और वो पाइक को जान से मार देगी। लेकिन तभी सभी फॉलोअर्स उसको पकड़ लेती हैं और जान से मारकर उसको खाने लगती हैं। जी हाँ, और उसका ब्लड पीने लगती हैं। पाइक शार्लेट को देखता है तो अब उसकी आंखों पर भी हम एक लाइट देखते हैं और शार्लेट को वहां पर होने वाली चीजें नहीं दिख रही थी, बल्कि आर्थर के साथ वो खुद को देख रही थी और वो लोग बहुत खुश थे। और इस तरह अब शार्लेट भी पाइक की फॉलोअर बन जाती है। यानी कि ये जो लाइट है वो लोगों को ब्लाइंड कर देती है और उसका अंधभक्त बना देती है, जिससे कि वो गलत काम करते हैं और उनको दिखता ही नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है, किसी को मारना, किसी के साथ कुछ गलत करना। अब अगले सीन में हम उसे और आर्थर को देखते हैं जिन्होंने अपने चेहरे के ऊपर रेड पेंट लगाया हुआ था। यानी कि ये जो रेड पेंट वाले लोग थे वो कोई और नहीं बल्कि पाइक के ही फॉलोअर्स थे और वो तभी देवेश और जाया पर अटैक कर देते हैं और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस कहानी की एक थ्योरी है कि पाइक जो था ना वो यहाँ पर वो डेविल वर्शिपर होगा या फिर एक्सीडेंट के टाइम पर डेविल ने उससे कोई डील करी होगी जिससे उसको ये सारी पावर्स मिली हैं इंसान को अपने वश में करने की। और ये सारे फॉलोअर्स कुछ और नहीं है बल्कि सिर्फ उसके वश में है और जो उसकी हर बात मानते हैं। यानी कि वो कुछ भी गलत काम कर देते हैं, किसी की भी जान ले लेते हैं, क्योंकि उनके माइंड में वो गलती नहीं होता बल्कि बिल्कुल सही होता है। यानी कि उनको इस तरह से हिप्नोटाइज किया गया था कि अगर वो किसी को मार भी रहे हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि खाली वो उससे लड़ाई
लड़ाई कर रहे हैं। अब पांचवी कहानी का नाम है डैडी, और कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रेड को अपने बेटे जेम्स के साथ खेलते हुए, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। रेड अपने बेटे जेम्स के साथ लिफ्ट में कहीं पर जा रहा होता है तो उसको एक ओल्ड मैन मिलता है, और वो ओल्ड मैन उससे थोड़ी बहुत बात करता है कि उसकी भी एक बेटी है और अब वो उसके साथ नहीं रहती, और रेड कभी भी जेम्स को अकेला ना छोड़े, उसे अपनी आंखों के सामने ही रखे, जो बात जेम्स को थोड़ी अजीब लगती है। अब रेड और जेम्स मार्केट में होते हैं और जेम्स की वाइफ भी वहां पर थी, और वो लोग कुछ फ्रूट्स लेने लगते हैं और जेम्स कुछ टाइम के लिए गुम हो जाता है, जिससे रेड बहुत ही ज्यादा परेशान था। अब रात को वो जेम्स को सरप्राइज देता है उसके रूम को न्यू सेटअप देकर, और जेम्स अपने रूम में सो जाता है। अब तभी जेम्स की रात को नींद खुलती है तो उसकी विंडो के बाहर से उसको कोई बुला रहा था। अब हम देखते हैं रेड को, जिसको कुछ अजीब से नाइटमेयर्स आने लगे थे। खैर अगले दिन रेड स्कूल में होता है जहाँ पर वो टीचर था, और वो एक लेसन पढ़ा रहा होता है जिसकी स्टोरी एक लड़की सुनाती है कि एक आदमी अपनी शिप से यूरोप से न्यूयॉर्क आता है और यहीं बसने का फैसला करता है, क्योंकि यूरोप में उसके लोगों पर बहुत अत्याचार हुए थे। वो आदमी किनारे पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसे कोई डीमन मिलता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी रेड बोलता है कि वो डीमन नहीं था, लेकिन तभी क्लास बेल रिंग हो जाती है और बच्चे बाहर चले जाते हैं। अब अगले दिन रेड लिफ्ट में जा रहा था और उसको वही ओल्ड मैन मिलता है, जो कि बोलता है कि उसकी बेटी अब ग्रेजुएट हो गई है और वो अब उससे मिल नहीं पाता, सिर्फ ऑनलाइन सोशल मीडिया से उसको देखता है। घर पर रेड जेम्स के मुंह से कुछ अजीब बातें सुनता है और उससे पूछता है कि ये उसे किसने सिखाई है। तो जेम्स बोलता है कि विंडो के बाहर कोई उसको बुलाता है, वो भी रात में, और ये सब उसी ने उसको सिखाया है। अब रेड को ये लगता है कि ये सब वही ओल्ड मैन ने किया है, और अपने नाइटमेयर्स के अंदर भी उसने ओल्ड मैन को देखा था, यानी कि अपनी जगह लेते हुए, और वो ओल्ड मैन को धमकी देने जाता है कि वो जेम्स से दूर रहे। लेकिन ओल्ड मैन ये बोलता है कि जेम्स को खतरा बाहर वालों से नहीं है बल्कि घर वालों से है, जिस पर रेड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ओल्ड मैन उसकी वाइफ के बारे में गलत बातें ना बोले, नहीं तो बुरा होगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पर वो उसकी वाइफ के लिए रेफर नहीं कर रहा था। खैर अब रात में जेम्स को देखने के लिए रेड उसके रूम में आता है, लेकिन रूम के अंदर जेम्स नहीं था, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ सो रहा था। और तभी रूम के अंदर दूसरा जेम्स आ जाता है। जी हाँ, और इसी बीच हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर लड़की ये पूछती है कि डीमन नहीं था तो उस आदमी से लड़ा कौन, जिस पर रेड ये बताता है कि वो एक डॉपलगैंगर था। डॉपलगैंगर का मतलब होता है बिल्कुल आपके जैसा दिखने वाला। वो ये बोलता है कि असल में वो उस आदमी का दूसरा रूप था, बाहर से एकदम उसके जैसा था लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग। अब इधर घर पर रेड की अपने ही डॉपलगैंगर से लड़ाई होने लगती है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। खैर अगले दिन रेड कुछ काम से लिफ्ट में जाता है और वही ओल्ड मैन उसको मिलता है, जो कि उससे बातें करने लगता है। लेकिन रेड उस ओल्ड मैन को नहीं पहचानता था, क्योंकि असल में वो एक डॉपलगैंगर था जिसने रेड की जगह ले ली थी। कहानी के एंड में रेड जेम्स के साथ था और जेम्स उसको देखते ही बोलता है कि वो विंडो के बाहर वाला आदमी है, लेकिन रेड ये कहता है कि जेम्स अब उसको डैडी ही बुलाए। और इसी के साथ में ये पांचवी कहानी भी खत्म हो जाती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि लोग दूसरों के प्रेशर में आकर खुद को चेंज कर देते हैं, वो जैसे होते हैं वैसे नहीं रहते। अब इसी के साथ में हम पहुंच चुके हैं इस मूवी की आखिरी कहानी के ऊपर, जिसका नाम है सनडाउन। और कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को वुड्स में भागते हुए, जो कि एक बर्ड को पकड़ता है और उसको मार देता है। खैर तभी हम देखते हैं सनीता और मार्कस को, जो कि एक इलेक्शन कैंपेन में कैंडिडेट के लिए घर घर जाकर बात कर रहे थे। वो लोग अब एक घर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की उनसे मिलती है, और वो लड़की थोड़ी रूड थी और उसकी मदर ब्लैक कैंडिडेट के बारे में गलत गलत बातें बोलती है। खैर मार्कस और सनीता वहाँ से वापस कैंपेन ऑफिस आ जाते हैं और बाकी के लोगों से मिलते हैं। यहाँ वो लोग दीवार के ऊपर एक मैसेज पढ़ते हैं कि ब्लैक अंधेरा होने पर यहाँ से चले जाएं, यानी कि ब्लैक लोग अंधेरा होने पर यहाँ से चले जाएं। और ये पढ़कर सनीता और मार्कस का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि ये एक रेसिस्ट मैसेज था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये लिखा किसने है। सनीता काफी थक गई थी और वो मार्कस से घर चलने का बोलती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उनके टायर्स को किसी ने पंक्चर कर दिया था। सनीता अब दूसरे लोगों से झगड़ा करने लगती है कि उन्होंने रेसिज्म किया है उन्हें परेशान करने के लिए, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि दूसरी कार्स के टायर्स भी पंक्चर हो गए थे। अब सब लोग आसपास हेल्प के लिए जाते हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिलती और अब रात हो जाती है और सभी लोग वहीं ऑफिस के बाहर ही खड़े थे। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम एरबस था और वो इस टाउन का मेयर था। अब वो उन लोगों से बोलता है कि वो परेशान है और उनकी हेल्प के लिए वो वहां पर आया है, और रात होने पर वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि उसने यहाँ पर रात को भी काम करने का माहौल बनाया है ताकि चीजें बदल पाएं। वो उन सबको अब अपने साथ चलने का बोलता है डिनर के लिए, जो उसने रेडी करवाया था, और सभी लोग एग्री भी हो जाते हैं, लेकिन सनीता नहीं मानती और वो जाने से मना कर देती है। लेकिन मार्कस ये बोलता है कि उनके पास में कोई और दूसरा चारा नहीं है, तो वहां पर उन लोगों को जाना चाहिए और कोई रास्ता वहां पर जाकर वो निकाल लेंगे। अब सभी लोग मेयर के पीछे पीछे एक हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और खाने के लिए डिनर टेबल तैयार थी। अब खाना आता है और सनीता का मन नहीं था खाना खाने का, लेकिन मार्कस उसको समझाता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मार्कस
मार्कस एरेबस से बोलता है कि उसने ऑफिस में वो रेसिस्ट मैसेज पढ़ा और तभी एरेबस सैमी नाम के एक ब्लैक आदमी को बुलाता है और सैमी बोलता है कि यहाँ पर पहले रेसिज्म था लेकिन अब नहीं है और मैसेजेस वो हटवा चुका है, लेकिन हो सकता है कि किसी प्रैंकस्टर ने वो मैसेज वहाँ पर लिख दिया होगा। अब सभी लोग खाने पर बैठते हैं और खाना सर्व होता है और एरेबस शुरू करने के लिए किसी को आने के लिए बोलता है और तभी एक लड़की आती है और वो नाइफ को चेक करती है तो उसकी उंगली गलती से कट हो जाती है और ब्लड आने लगता है और उस खून को एरेबस के लोग बड़े गौर से देखने लगते हैं और सडनली ही एक लड़की एली टेबल पर से भागते हुए आती है और उस लड़की पर अटैक करके उसे खाने लगती है। अब सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और तभी एरेबस अपने लोगों से बोलता है कि वो सबको पकड़ लें और उन सब के टीथ किसी एनिमल जैसे हो गए थे, यानी कि ये सभी लोग वैम्पायर्स थे। मार्कस और सनीता भागते हैं लेकिन उनके आसपास बहुत सारे वही इविल लोग आ जाते हैं और मार्कस सनीता को भागने का बोलता है। सनीता भागते हुए वुड्स में पहुंच जाती है और उसे सैमी पकड़ लेता है और बाकी लोगों से बचा लेता है। सैमी बोलता है कि वो सब वैम्पायर्स हैं और उन लोगों ने मार्कस और सनीता को यहाँ पर इसलिए फंसाया है ताकि आज वो उन दोनों को खा सके क्योंकि आज ब्लड मून की नाइट है। सैमी अपने बारे में बताता है कि वो भी एक वैम्पायर है लेकिन वो इंसानों को नहीं खाता बल्कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स को ही खाता है और शायद से यही वो इंसान है जिसको शुरुआत में बर्ड को मारते हुए दिखाया गया था। अब वो आगे ये बोलता है कि उसने ही सब जगह पर मैसेजेस लिखे थे ताकि ब्लैक लोग यहाँ से चले जाएं क्योंकि उनका ही सैक्रिफाइस ये लोग करते हैं और सैमी ने भी कई बार भागने की कोशिश करी है लेकिन हर बार एरेबस उसको वापस ले ही आता है और वही यहाँ का लीडर है। लेकिन तभी सनीता ये बोलती है कि उनको ब्लड मून होने से पहले मार्कस को बचाना पड़ेगा और वो लोग एक जगह से कुछ वेपन्स ले लेते हैं। अब सनीता मार्कस के पास पहुंच जाती है जिसको एक जगह बांध कर रखा हुआ था और कुछ लोगों को शूट वो करती है लेकिन वो लोग मर नहीं सकते थे और तभी एक आदमी सनीता पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। अब सनीता को होश आता है तो एरेबस उसके पास था और उसे मारने ही वाला था लेकिन सैमी उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन एरेबस यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो सैमी को बेहोश कर देता है। सनीता अब एरेबस पर अटैक करके उसको घायल कर देती है और उसके ही वॉयलेंट स्टिक से उसको स्टैब करके जान से मार देती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर उसकी कुछ कमजोरी होगी। खैर तभी वहाँ पर वही लड़की एली आती है जो कि एरेबस के वॉयलेंट को उठा लेती है और अब वो खुद को लीडर बना देती है और सनीता और मार्कस को जिंदा छोड़ देती है। सनीता और मार्कस सैमी को एक कार में रखते हैं क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था और टाउन से निकल जाते हैं। लेकिन होता यह है कि तभी सुबह हो जाती है और सैमी जो कि एक वैम्पायर था वो धूप में जलकर डस्ट बनकर उड़ जाता है और बूम। इसी के साथ में ये कहानी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हॉरर नुआ, एक हॉरर एंथोलॉजी मूवी की कहानी जिसके अंदर ब्लैक पीपल के ऊपर चीजें दिखाई गई हैं। यहाँ पर मूवी के अंदर और कहानियों के अंदर जो कुछ भी हुआ है वहाँ पर हमको कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती हैं जो कि ब्लैक लोगों के साथ में घटित हुई थी या फिर हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर एंथोलॉजी मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पार्ट 1 को यानी कि पहली 3 स्टोरीज को देखना मत भूलिएगा। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए